स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। पार्टी की यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने अगले 1 साल के लिए कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए हैं। बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 51% करने का संकल्प दिलाया। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी की बैठक से क्या 2023 का आगाज हो चुका है? क्या कांग्रेस के लिए गुटबाजी अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है? सवाल यह भी कि क्या बीजेपी 2023 के बाद भी सत्ता में बनी रहेगी या नहीं? और आखिर में सवाल ये कि बीजेपी तो तैयारियों में जुट गई है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? इसी पर करेंगे आज चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। भोपाल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी की माने तो प्रदेश में सरकार ने अच्छे काम किए हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर किसानों का मुद्दा। सरकार ने जनता के हित में कई फैसले लिए और यही वजह है कि कोरोना के बीच हुए चुनाव में भी जनता ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया। अगर मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया तो हमने मनाया, और जनजाति गौरव दिवस भी मनाया तो हमने मनाया। वो तो बाद में नकल करते हैं, जबलपुर में बोले करो कार्यक्रम, भोपाल में इनका जनजाति गौरव दिवस हो रहा है तो चलो जबलपुर। जबलपुर पहुंच तो गए, लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। और फिर जो कुछ हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई, लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी ने कांग्रेस को 5 साल पूरा होने से पहले ही विपक्ष में बैठा दिया और बीजेपी वापस सत्ता में आ गई। बीजेपी की इस कार्य समिति पर कांग्रेस क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। जनता भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार चुकी है। इन्होंने बहुत कोशिश की, अभी उपचुनाव में धनबल, बाहुबल, जनबल सबका उपयोग किया। बावजूद इसके 31 वर्षों से इनकी रेगांव सीट चुनाव हार चुके हैं। ये कांग्रेस के पास थी। अब ये कैसी भी बड़बोलेपन की बातें करती रहे। रहा सवाल ये संरक्षण की बात करते हैं असामाजिक तत्वों की, ये आपने दिया है। 15 वर्ष आपकी सरकार रही है, 2.5 वर्ष से अभी आपकी सरकार है, आगे की आपकी 1.5-2 साल सरकार और रहना है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। किसके दावे में कितना दम है उसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी फिलहाल कांग्रेस पर बढ़त बनाती दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा प्रदीप माहौर जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और मिथुन सिंह अहिरवार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही। आज बड़ी बैठक थी सर, और क्या यहां से 2023 की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है? और इसके अलावा जो टारगेट रखा गया है कि 51% वोट लेने हैं सर, ये क्या इतना आसान है? जी बिल्कुल लोकेंद्र जी, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है। आज जो बातचीत हुई 10 से 11% वोट बढ़ाने के ऊपर बातचीत हुई। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि आमोक आमोक जाति के वोट बढ़ाने हैं, आमोक आमोक किसी संप्रदाय के वोट बढ़ाने हैं, ऐसी बातचीत नहीं हुई। डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बातचीत हुई। तो हमारा ऐसा मानना है जितनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी उतनी भारतीय जनता पार्टी अपने आप मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है और बाहर से भी हम लोग डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक चीज ये रही कि कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, इतनी घबरा गई है कि जो उस कार्यक्रम के पोस्टर लगे थे वो भी इन्होंने फाड़ना शुरू कर दिए। बड़े आश्चर्य की बात है ये। इसको क्या बोलेंगे कांग्रेस के उसमें? खैर कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं तो वो उनसे अब जवाब मांगेगा इस विषय में। तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, और आगे इस बार के जो चुनाव हुए थे इसमें बता दिया है जनता ने कि जो उपचुनाव हैं इसके अंदर भी हमारे अच्छे संख्या आई, हम लोग अच्छे नंबर से जीते इसके अंदर। और ये कोरोना के बाद रिजल्ट आए सर, अभी अगर हाल फिलहाल के रिजल्ट हम देखें तो 51% वाले तो कम से कम नहीं थे वो। और एक सीट ऐसी थी सर जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ तो हार का सामना भी करना पड़ा।
मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ बीएसपी नहीं थी तो हार भी मिली, यानी कि कुछ ऐसा वोट बैंक भी है जो आपके पक्ष में पूरी तरह से नहीं जाता है। जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता वहां जरूर कई जगह फायदा मिल जाता आप लोगों को। नहीं, देखिए क्या है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बना हुआ है, इसमें हम नंबर ऑफ सीट्स और सीट्स विक्ट्री पे बात करते हैं, और इसी को यहाँ ही हम लोग परसेंटेज 51% मान के रखा चलते गया ना, हैं। सीटों और का तो रही जिक्र बात नहीं हुआ अगर- सर, इसलिए परसेंटेज को एक लेकर मिनट। सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज के लेके मैं बोलता हूं। देखिए क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो उस समय भी हमारे 51% वोट शेयर जो था कांग्रेस से उस समय ऊपर ज्यादा था, हमारा 1% वोट शेयर ज्यादा था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वोट शेयर जो है वो हमारा ज्यादा रहता है। ओवरऑल मध्य प्रदेश के चुनाव रहेंगे तो इसमें वोट शेयर हमारा बहुत अच्छा आएगा। इसमें एक कांग्रेस की पुरानी सीट थी जिसको हमने वापस ले लिया कांग्रेस से, और इसी प्रकार से जो ग्रोथ है वो मध्य प्रदेश में आगे आपको देखने को मिलेगी। मिथुन जी, पूरी तरीके से चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, और यहां से तो आज काम भी गिनाए गए, निशाना भी साधा गया। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी क्या कर रही है सर? पहले एक चुनाव हारे तो कोई बदलाव नहीं, उसी ढर्रे पर दूसरा चुनाव हुआ वहां भी हार गए, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं सर। देखिए 2018 का चुनाव हम जीते थे, जो कि प्रदेश के विधानसभा और सरकार के लिए हुआ था। उसके बाद के हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि ये लोग कलेक्टर की मदद से चुनाव जीतते हैं, सरकार का दबाव बना करके चुनाव जीतते हैं। हमारे साथी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। उन्होंने पहली बात ये कही कि जाति और संप्रदाय के हम लोग वोट बढ़ाए, ऐसी कोई बातचीत नहीं। बहुत पुराना बयान नहीं है, आपके चैनल ने भी दिखाया। इनके नेता कहते हैं कि ब्राह्मण और बनिए तो हमारी जेब में है। अब आदिवासी समाज पर फोकस करना है, कैसे इन लोगों को जेब में किया जाए। इनके मंत्री कहते हैं कि जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं उनको तो घर में घुस करके बाहर खींच करके निकालो, ये शायद इनकी तैयारी हो रही है। 51% की बात कर रहे हैं, कह गए कि 1% वोट इनको ज्यादा मिला था, 16,000 टोटल वोट ज्यादा मिला था आपको, वो भी इसलिए क्योंकि हमने 229 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक जतारा की जो सीट नहीं हमने लड़ी थी उस पर आपको 65,000 मिला था। जब उसको आप माइनस करते तो फिर आप पीछे हो जाते। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राज में आज भोपाल में 5 लोगों ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, जिसके राज में दलित आदिवासियों पर अत्याचार रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है, खाने का तेल पहुंच से बाहर हो गया, आटा पहुंच से बाहर हो गया, चावल दाल पहुंच से बाहर हो गई, सब्जी फल पहुंच से बाहर हो गए। उस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता को लेकर के कोई चिंता अभिव्यक्त नहीं की जाती है। सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर था, वहां पर क्या मंथन हो रहा है? क्योंकि जब 2018 में आप जीते सर, तब भी सत्ता में बीजेपी ही थी। उस वक्त जीत हो गई तो जीत मानते हैं आप लोग, श्रेय देते हैं। उसके बाद जब हार हो गई तो वो कलेक्टरों के दम पर हार हुई। देखिए ये मैंने तो नहीं कहा, इन्हीं के पूर्व मंत्री ने कहा है, तो उनसे पूछें कि कैसे किस आधार पे हुई है। नहीं, आप लोगों दूसरी बात के बयान मिल जाएंगे सर कि सत्ता का इस्तेमाल किया गया है। हाँ बताइए ना, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई सत्ता स्वीकार कर रही है कि सत्ता का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से हार गए, जो आप बात कह रहे हैं। 3 विधानसभा की सीटें थी, 2 हम हार गए हैं, लेकिन 1 हम जीते हैं, वो भी तब जब इनकी सरकार चल रही है। तो ये भी एक तो उसमें भी हम पूरी 29 नहीं हार गए थे। 28 सीटों के चुनाव में 9 सीटें हम लोग जीते थे। हमारी बातों को जनता ने वहां माना था। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन नहीं होता तो शायद हम लोग वो भी जीतते। लेकिन जो आपने बात कही कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी केवल पिछले 7 दिनों की बात बताएं तो एक दिन हमने मुख्यमंत्री हाउस को घेराव करने के लिए कल NSUI के हमारे 4000 से ज्यादा युवाओं ने लाठीचार्ज जनता के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को लेकर के आज अनुसूचित जाति विभाग की बैठक की, संविधान दिवस के मौके पर हमारी बैठक थी। उसके पहले ट्राइबल समाज के लोगों के साथ हम लोगों ने चर्चा की। उसके पहले महिला जो मोर्चा है उन्होंने अपनी यात्रा को निकाला। ये सारी चीजें केवल पिछले 7 दिनों में हुई है। तो जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस एक्टिव नहीं है, कांग्रेस सड़क पर नहीं है, उन लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि संगठन स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है वहां पर, देखिए बदलाव की जरूरत हमेशा होती है और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव की जरूरत समय समय पर रिव्यू नहीं की जाती। बदलाव की जरूरत महसूस होती है क्योंकि लगातार हमें अपने जनता के मुद्दों को उठाना है और लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ते जाना है। अगर हम यहीं रुक गए या आप रुक गए या कोई भी पार्टी रुक गई
तो आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन बदलाव की जरूरत हमेशा होती है। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के पोस्टर फाड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम तो आंखों में आंख डाल के आपके सामने, आपने कहा घुटने तोड़ देंगे, हम सामने आ गए, आप नहीं तोड़ पाए। हम ये पीछे से जाकर के नहीं करते। पता करिए, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लोग तो नहीं कर रहे हैं। पता करिए पी मुरलीधर राव ने जिन लोगों को नालायक बोला था वो तो नहीं पोस्टर फड़वा रहे हैं। पता करिए जिन लोगों की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, जिन लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, जिन लोगों से चीजें खरीदते नहीं बन रही, जो युवा बेरोजगार है, कहीं उसने तो पोस्टर नहीं फाड़ दीजिए। इन सब चीजों को आप पता करिए। और भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस की चिंता ना करे, जनता की चिंता करें। आपको आवश्यकता नहीं है आज ये आपकी सरकार को लेकर के बैठक करने की, आपकी पार्टी को लेकर के बैठक करने की। वो काम संगठन पे छोड़ दीजिए और सरकार के लोग जो नींद सोए हुए हैं उनको जगाइए और बताइए कि जनता की नीतियां बनाने का काम करें और नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से मुखर आपका विरोध करती रहेगी और फिर आप बहाने बनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है आपके पोस्टरों को फाड़ रहे हैं। अपने कार्यकर्ता को समझाइए, जनता को समझाइए, जनता के बीच जाइए, जनता से डरिए मत। हालांकि काम आपने वही किए हैं कि जनता से आपको डरना पड़े। एक और बात इन्होंने कही थी, हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी डेमोक्रेसी साहब? हर राज्य में तो चुनाव हारने के बाद आप लोग 35 करोड़ प्रति विधायक के मान से जाकर के लोगों को खरीदने लग जाते हैं। तो आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी। अभी सीएम साहब को मैं सुन रहा था, सीएम साहब कह रहे थे हमने साहब गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस बना दिया। आपने इंडिजिनस डे जो होता है, मूल निवासी दिवस जो होता है, उस दिन की छुट्टी आपने कैंसिल की और प्रायश्चित के रूप में ये कथित गौरव दिवस मनाया, जिसमें 2 आदिवासियों की हत्या कर दी आप लोगों ने बाहर से बुला करके। 2 आदिवासी मारे गए, उस हत्या के जिम्मेदार आप लोग हैं। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं इनकी एक बात का जवाब देता हूं। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी की, तो कांग्रेस की डेमोक्रेसी हमने देख ली। कांग्रेस में एक परिवार जो है वो पूरी पार्टी चलाता है। ये कांग्रेस की डेमोक्रेसी है। बातें मुंह बजाना बहुत आसान होता है। 60 साल ये लोग सत्ता में बैठे रहे, 60 साल में देश को बेहाल कर दिया। आज ये बात करते हैं महंगाई की। देखिए, कोई कुछ भी बोल सकता है, महंगाई ज्यादा है, ऐसा बोलते रहो। लेकिन अभी क्या है, जो महंगाई दर जो चल रही है उसको अगर आप कंपेयर करें, ये लोग 10% तक महंगाई दर लेके गए थे। अभी 3.7% इन्फ्लेशन रेट, जिसको महंगाई दर बोलते हैं, 3.7% है। कैसी महंगाई की बात है सर? आंकड़े साइड में रखिए ना। टमाटर क्या रेट मिल रहा है आम लोगों को? सरसों का तेल क्या रेट मिल रहा है? वाजपेयी एक आंकड़े रख दीजिए ना साइड अलग हम बात में। करें। आप जाइए ना बाजार में, पता कीजिए सब्जियों के रेट क्या है, सरसों का तेल रेट क्या है, पेट्रोल डीजल कुछ दिन पहले क्या रेट मिल रहा था। बिल्कुल पता करेंगे। देखिए, आप मुझे ये बताइए, इन्फ्लेशन रेट 3.7% है कि नहीं है ना? 3.7% इन्फ्लेशन। सर आप जाकर एक बार पूछिए। और टमाटर का रेट बताइए साहब, इन्फ्लेशन रेट का क्या करिएगा? इन्फ्लेशन रेट का डेटा जो है वो पूरे जितना भी चीजें मिल रही है उनका एवरेज होता है। कोई एक वस्तु जो है वो महंगी हो सकती है, दूसरी वस्तु सस्ती हो सकती है। आपकी पॉकेट से टोटल कितना पैसा खर्च हो रहा है ये डिफाइन करता है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये लोग 10% से ऊपर लेके चले गए थे, आज 3.7% है। इनके यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, ये इकोनॉमी की बातें करते हैं। सस्ता क्या मिल रहा है सर, बता सकते हैं? क्या चीज सस्ती हो गई? देखिए, अब इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता है कि चीजें सस्ती हुई है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारे यहाँ पे सतत महंगाई जो है वो बढ़ती रहती है। महंगाई बढ़ने का जो रेट होता है, देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से लोगों की इनकम भी बढ़ती है, अगर हम इकोनॉमी को ढंग से समझते हैं तो। नहीं, आपने बोला ना कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, उसके अनुपात में मैं पूछ रहा था। क्योंकि जो खाने पीने की चीजें अमूमन महंगी हैं, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें अमूमन महंगी हुई हैं, यहाँ तक कि अब डेटा पैक भी महंगा हो गया है, टीवी महंगे हो गए हैं, एसी महंगे हो गए हैं, तो उस अनुपात में अगर हम देखें। नहीं, मैं तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो एवरेज है ना। जब एवरेज कम हुआ है तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तभी तो इन्फ्लेशन ये एवरेज कम है हर कुछ। ठीक, मैं आ रहा हूं। दिनेश गुप्ता जी, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं, महंगाई से थोड़ा सा हटते हैं अभी। दिनेश गुप्ता जी, ये जो तैयारी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो 10% एक्स्ट्रा वोट लेने की बात हो रही है, 41 से 51, एक कम से कम ये कि इस पार्टी में वो प्रोएक्टिवनेस तो दिखाई देती है। क्या कांग्रेस पार्टी में भी वो चीज दिखाई दे रही है आपको? देखिए लोकेश जी, कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, वो जिस तरह की राजनीति करती है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर राजनीतिक दल का अपना एक रणनीति होती है और अपना एक चुनाव या कोई भी जो राजनीतिक एक्टिविटीज का एक तरीका होता है। आप अभी देखिए, 2 साल हैं चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है,
जबकि आप देखेंगे कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद जब आप संगठित होते हैं, संगठन होता है, तब आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके सामने चुनौतियां भी ज्यादा हो। कांग्रेस तो 15 साल लगातार सरकार में नहीं रही। इसके बावजूद हमने ये देखा कि जब एंटी इनकम्बेंसी हावी हुई तो 2018 में सत्ता का परिवर्तन हो गया और सत्ता के परिवर्तन के लिए जो वोट जो है कारक थे, आज भारतीय जनता पार्टी उन पर फोकस कर रही है। आप देखिए कि 2018 का चुनाव का जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के वोटर पर थी। हमने देखा था कि सिंहस्थ के समय किस तरह से जो है पार्टी आयोजन कर रही थी, अमित शाह जी भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस हो रहा है। तो ये रणनीति में जो परिवर्तन आया है, तो कहीं ना कहीं 2018 के जो चुनावी नतीजे हैं उनका विश्लेषण करने के बाद आया। ये आया कि यदि हम अनुसूचित जनजाति का जो वोटर है वो यदि हम कांग्रेस के पास यथावत रहा, यदि वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 की जो चुनौतियां हैं वो यथावत हैं। आप 51% वोट का यदि आप लक्ष्य रख रहे हैं, तो जब बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो निश्चित तौर पर आज जो हमारा 2018 में उनको जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, यदि उससे आप 2, 4, 5% वोट भी किसी तरह से बढ़ा लेते हैं तो सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको जो है हर वर्ग को अपने साथ लाना होगा, क्योंकि वो आप कोई भी 11%, 10% का टारगेट आप किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हर वर्ग के बीच जाना पड़ेगा और हर मुद्दे को अटेंड करना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जब कोई 3 टर्म की सरकार हो जाती है तो सर भारी नाराजगी होती है। छत्तीसगढ़ हमने देखा है, दिल्ली देखा है, या जहां भी 3 टर्म के मुख्यमंत्री रहे वहां नाराजगी आती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा भी नहीं था कि बहुत भारी नाराजगी हो या एक तरफा डिफीट हो गई हो पार्टी की, और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उसमें कमबैक भी बहुत अच्छा था। उस नाराजगी को कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश भी की गई। नहीं तो ये भी हो सकता था जिस तरीके से बताया गया कांग्रेस की तरफ से कि ये लोग दल बदल कर आए हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं। तो क्या सिंधिया का एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से हो गया पार्टी के अंदर, और जिस तरीके से वो बैठक में आते हैं उनको अब कनेक्ट किया जा रहा है पूरी तरीके से, तो क्या सारी चीजें सेटल हो गई हैं बीजेपी के अंदर? क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनकी नाराजगी की खबरें बीच बीच में सामने आती रहती हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है, अपने कार्यकर्ता हैं, क्या उन सबको एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से बीजेपी के लोग? देखिए लोकेश जी, जो आप इसे जो 2018 के चुनाव नतीजों का जिक्र कर रहे थे, किसी भी पार्टी के लिए 60-65 सीटों का नुकसान बड़ा नुकसान होता है। आप देखने का आपको हम भले ही 109 सीटें देख रहे हों, लेकिन उनकी 13 से जो 18 में सीटों की संख्या घटी वो बड़ी संख्या थी, बड़ा नुकसान था और कांग्रेस पार्टी को बड़ा जंप मिला था। तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो जिस तरह से लोगों ने कल्पना की थी, वोटर की एक कल्पना थी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं हो रहे, एक ब्राइट फेस जो होता है तो उसका लाभ मिलता है। हमने ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो चेहरों को चेज करती है, लगातार उनको देखती है कि चेहरे ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं जो कांग्रेस मुक्त देश कर सकती है। तो हर राज्य में वो इस तरह के चेहरे आइडेंटिफाई करती है पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में वो जो है हम ये देख रहे हैं कि लगातार जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये शायद पहला और आखिरी दल बदल है, इसके बाद उनको कोई संभावना नहीं है। उन्हें एडजस्ट होना है और पार्टी को भी एक ब्राइट फेस को कोई किनारे नहीं लगाना, उसका जितना उपयोग वो कांग्रेस मुक्त करने के लिए कर सकते होंगे वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो सीटें हैं, जो खास तौर पर इस बार हमने देखा था कि ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, वहां सिंधिया बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं पार्टी फोकस कर रही है। निमाड़ मालवा में भी उनका उपयोग यदा-कदा करती है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, कांग्रेस के लिए क्या जरूरत है कि कुछ बदलाव हों, खासकर नए फेस वहां भी लाए जाएं? आपको लगता है या 2023 में कमलनाथ के साथ जाया जा सकता है? देखिए अभी जो स्थितियां हैं, कांग्रेस पार्टी कोई कहीं से एक्सपोर्ट करके तो ला नहीं सकती। उसके पास जो मौजूदा चेहरे हैं, उन चेहरों को ही यदि वो एक्टिव कर ले तो उन्हीं में से नेता निकलता है। हर दल में ये होता है, जो सक्रिय लोग होते हैं उन्हीं में से नेता निकलता है, और उनके पास अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको आप पूरे प्रदेश में एकदम जो है उनको घुमा देंगे और वोट मिल जाएंगे।
उनके यहाँ छत्रप होते हैं और क्षेत्रीय नेता होते हैं। उन्हीं क्षेत्रीय नेताओं के सहारे कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाती है। मिथुन जी, ये बहुत अहम होता है कि कोई भी पार्टी का ट्रांजिशन कितना बेहतर होता है, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी वो ट्रांजिशन का वक्त है? क्योंकि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ 75+ की लगभग एज है इनकी, और अगर हम इनको 2 साल ये बीच में इलेक्शन और उसके बाद 5 साल अगर पूरी सरकार आप लोग चलाना चाहते हैं या वापसी करना चाहते हैं, तो 7 साल का वक्त इन नेताओं के लिए है। आपको नहीं लगता कि ट्रांजिशन यहां से करना चाहिए और अगले 2 साल में कोई ऐसा नेता खड़ा करना चाहिए जो आपका 2023 के चुनाव में रेडी हो सीएम चेहरे के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता एज कोई फैक्टर होती है, और दोनों ही नेता आपने जैसे कि कहा 75+ तो नहीं है, अंडर 75 ही, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो 71 साल के मोदी जी को लेकर के चल रही है उसके कंपटीशन में हम लोग उतरे हैं। तो मुझे नहीं लगता एज कोई फैक्टर होती है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है। जब केवल हम पर हमला करना होता है, जब हमारे नेताओं के खिलाफ इनके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं, तो उनके एज को लेकर के ये लोग सामने बातें रखते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिशन फेज की आप बात कर रहे थे, ये तो हमेशा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ट्रांजिशन कैसे होता है? जब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप को सामने रखते हैं, खड़ा करते हैं, तो ये होता ही रहता है। मीडिया में बात करें तो आज हम लोग से आप बात कर रहे हैं, पहले हमारे सीनियर प्रवक्ताओं से बात होती थी, और इसी तरीके से हमारे जो नेता हैं, हमारी जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है, उसने भी हमेशा एक लीडरशिप तैयार की है। लेकिन हमारे साथी की जो बातें आ रही थी, जो कह रहे थे कि साहब प्रदेश में, देश में बहुत डेमोक्रेसी है और ये गांधी परिवार से चलने वाली पार्टी है, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है डावर साहब, थोड़ा सा अपनी पार्टी के बारे में पता करिए। जिस गांधी परिवार से आपको समस्या है ना, इसी गांधी परिवार के 2 लोगों को आपने सांसद का टिकट दिया, सांसद बनाया, और उसमें जो मेनका गांधी है 5 बार से ज्यादा आप उनको केंद्रीय मंत्री बना चुके हैं। थोड़े से अपने तर्क मजबूत करिए, थोड़ी सी अपनी हिपोक्रेसी बंद करिए, साथ ही साथ जनता से वहां पर ये भी तो देखना पड़ेगा कि वहां अध्यक्ष कितने बदले और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कितने बदले। सवाल उस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी के 90 राष्ट्रीय अध्यक्षों में से केवल 4 गांधी परिवार से रहे। अब हम भी बोल सकते हैं कि ये बता दें इनकी पार्टी में महिला अध्यक्ष का पिछले 21 साल का, क्योंकि अब जो नया वोटर है सर वो पिछले 20-21 साल की अगर चीजें देखेगा तो उसमें कितने फेस हैं कांग्रेस पार्टी की, बताइए आप। उन फेसेस को देख के पिछले 20-21 साल में मेरे ख्याल से 14 साल तो हम ही को जिताया है। नहीं, अध्यक्षों की बात मैं कर रहा हूँ। अध्यक्षों की बात आप इसलिए कर रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब मनमोहन सिंह जी को बता दिया तो कहने लगे साहब अब अध्यक्ष नहीं हो सकता गांधी परिवार से। गांधी परिवार में से के अलावा भी अध्यक्ष हुए, लेकिन अगर जनता उसी गांधी परिवार के नाम पर लीडरशिप को स्वीकार करती है तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। कोई और लड़ना चाहता है उसके लिए भी मौका खुला हुआ है। विषय वो नहीं है, विषय ये है आज हम स्टेट लीडरशिप को लेकर के, आपने जो बात कही कि स्टेट में हमारी क्या रणनीति है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो स्टेट में हमारी केवल एक रणनीति है। हमारे यहाँ लीडर कौन होगा, कौन से फैक्शन को होगा, ये कोई विषय नहीं है। हमारे यहाँ सारे के सारे लीडर जनता का एक हिस्सा है और जनता के साथ गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो लोग जनता के खिलाफ हैं, जो लोग विरोध के खिलाफ हैं, जो लोग क्रिटिसिज्म के खिलाफ हैं, जो लोग विकास के खिलाफ हैं, उनको तकलीफ है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उसके बाद बोला जाए कि नहीं, पद पर तो एक ही व्यक्ति रहेगा, अध्यक्ष भी वही बनेगा, नेता प्रतिपक्ष भी वही बनेगा, मुख्यमंत्री भी वही बनेगा, तो फिर वो नाराजगी आती है सर। और इसीलिए कांग्रेस कभी कभी बटी हुई नजर आती है खेमों में। कोई किसी की लॉबिंग कर रहा है, कोई किसी की लॉबिंग कर रहा है, उससे फायदा नहीं होता पार्टी को बहुत ज्यादा। फायदा तो 14-15 साल एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने से भी नहीं होता, और खासकर तब नहीं होता जब ये कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर वोट मिले थे और शिवराज जी के नाम खिलाफ वो वोट पड़े थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दोनों ही पद पर है, तो कमलनाथ जी तो स्पष्ट कह चुके हैं कि वे एक ही पद पर रहना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र को अपनी इस बात से अवगत करा दिया है। केंद्र जब भी ठीक समझेगा वो इस बात पर विचार करेगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये प्रश्न करते हैं वो बता दें कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज सिंह जी और कितने साल मुख्यमंत्री होंगे। बोलिए जी। सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं इनको बड़ी गलतफहमी है अपनी खुद की पार्टी के बारे में। इन्होंने शायद मेरे ख्याल से रिसर्च नहीं किया है अपनी पार्टी के लिए। इनके यहाँ पे देखिए जो पार्टी है वो पार्टी नहीं है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है एक, और एक परिवार की ही पार्टी कंटिन्यूस चलती आ रही है। हाँ, इनके यहाँ पे जितने भी समर्थन होंगे वो एक परिवार के लिए होंगे, पूरे फैसले होंगे वो एक परिवार लेगा, सारी चीजें एक परिवार करेगा। तो दोनों पार्टियों में बहुत अंतर है। बीजेपी पॉलिसी सेंट्रिक पार्टी है और कांग्रेस जो है वो लेकिन उसको एक परिवार सेंट्रिक पार्टी है। 60 साल तक जनता ने एक्सेप्ट किया उस चीज। और रही बात
रही बात जैसा ये बोल रहे थे कि जनता ने नकार दिया है, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं ये बोलूंगा कि गांधी परिवार को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। इन लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कितनी गलतफहमी है। इसी के साथ क्लोज करते हैं सर, समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।